किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद वेरी कर सकती है। हो सकता है कि ये एक क्रोमोसोम हो, ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स मिलके उस ऑर्गेनिज्म का जीनोम बना रहे हों। लेकिन जितना भी जीनोम है उसको हर सेल डिवीजन में प्रिसाइजली रेप्लिकेट करना पड़ता है। जब एक दफ़ा डीएनए की रेप्लिकेशन शुरू हो जाती है तो उसमें तमाम तर जीनोम जो है वो डुप्लिकेट करता है और डीएनए की रेप्लिकेशन के बाद सेल जो है वो डिवाइड होता है और एक से दो बनाता है। डीएनए का ऐसा यूनिट जिसके अंदर इंडिविजुअल एक्ट ऑफ रेप्लिकेशन हो रहा होता है उसको रेप्लिकॉन कहते हैं। रेप्लिकॉन के अंदर एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मौजूद होता है। रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी कुछ कंट्रोल एलिमेंट्स भी इसी रेप्लिकॉन के अंदर मौजूद होते हैं। इसमें जो किसी भी रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने की साइट है, जो ओरिजिन है, वो भी रेप्लिकॉन के अंदर होगा और इसी तरह से रेप्लिकेशन जहां हेल्ट होती है वो टर्मिनस भी इसके अंदर मौजूद होगा। बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सिर्फ क्रोमोसोम्स के फॉर्म में मौजूद नहीं होती, बल्कि बैक्टीरियल डीएनए के अलावा कुछ और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो एडिशनल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ प्लाज्मिड्स मौजूद होती है। ये ऑटोनमस सर्कुलर डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं और जब इनमें रेप्लिकेशन होती है तो ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट ऑफ बैक्टीरियल डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं। इनके अंदर एक अलग से रेप्लिकॉन बनेगा और ये प्लाज्मिड जो हैं ये रेप्लिकेट करेंगे। ई. कोलाई का जीनोम तकरीबन 47 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर पर मुश्तमिल होता है और जब डीएनए के जीनोम को रेप्लिकेट होना होता है तो इसकी जो स्पीड है वो तकरीबन 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड की होती है। सो तकरीबन कोई 40 मिनट्स का टाइम लगता है जिसमें तमाम तर जीनोम ई. कोलाई का रेप्लिकेट कर जाता है। रेप्लिकेशन जहाँ से स्टार्ट होती है डीएनए के सीक्वेंस में वो ओरिजिन कहलाता है। अब डीएनए की डुप्लेक्स जो है वो ओरिजिन से सेपरेट होना शुरू होती है और वो दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। अल्टीमेटली सेमी कंजर्वेटिव मोड के थ्रू इन्होंने रेप्लिकेट करना होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो जो रेप्लिकेटेड रीजन है ये हमें एक रेप्लिकेशन बबल के तौर पे नज़र आता है। जिस पॉइंट पे रेप्लिकेशन हो रही होती है वो रेप्लिकेशन फोक कहलाता है या ये ग्रोइंग पॉइंट भी इसे हम कह सकते हैं। रेप्लिकेशन फोक जो है ये सिक्वेंशली मूव करेगा और जहाँ से ओरिजिन का पॉइंट है वहाँ से इस रेप्लिकेशन फोक की जो मूवमेंट है वो होती है कि रेप्लिकेशन फोक बनता जाता है और दोनों स्ट्रैंड्स ओपन होते जाते हैं। अब जहाँ पे रेप्लिकेशन फोक स्टार्ट होता है एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि यूनिडायरेक्शनली मूव करे, एक डायरेक्शन में मूव करे और दोनों स्ट्रैंड्स को अनवाइंड करता जाए, लेकिन ये बाई डायरेक्शनली भी मूव कर सकता है और ओरिजिन से स्टार्ट होके दोनों साइड्स पे ये एट अ टाइम रेप्लिकेशन फोक मूव करता है और दोनों स्ट्रैंड्स जो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ई. कोलाई के अंदर जो रीजन है इसको हम ओरिक कहते हैं, जिस पॉइंट से रेप्लिकेशन फोक बनना स्टार्ट होता है। अब डीएनए की रेप्लिकेशन में पहला स्टेप होता है इसकी इनिशिएशन का। ई. कोलाई का जो ओरिक है वो तकरीबन 240 बेस पेयर्स के डीएनए सेगमेंट पे मुश्तमिल होता है। ओरिक के अंदर रेपिटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं। एक तो 9 बेस पेयर का सीक्वेंस है जो कि TT, AT, CC, ACA ये कंसेंसस सीक्वेंस होता है जो कि 9 बेस पेयर्स पे मुश्तमिल होता है और इसे हम 9 मर्स भी कहते हैं। इस तरह के 4 सीक्वेंसेस मौजूद होते हैं। इसी तरह से एक और रेपिटेटिव सीक्वेंस है जो कि 13 बेस पेयर्स पे मुश्तमिल है, इसे 13 मर्स भी कहा जाता है और ये AT रिच होता है। सबसे पहले क्या होगा कि जो डीएनए ए है ये आकर 9 मर्स के साथ अटैच होगा। 9 मर के साथ अटैच होकर ये इसको मेल्ट कर देगा और इसके बाद फिर 13 मर सीक्वेंसेस जो हैं वो भी मेल्ट कर दिए जाएंगे। अब जो 13 मर सीक्वेंसेस हैं इनको ATP की ज़रूरत होती है और जब 9 मर सीक्वेंसेस मेल्ट होते हैं तो नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड टेम्पलेट हमारे सामने आता है
और फिर उसके बाद 13 मर सीक्वेंसेस जो हैं ये एटीपी की हाइड्रोलाइसिस होगी और वो डीएनए ए करेगा, जिसकी वजह से 13 मर सीक्वेंसेस जो हैं ये भी मेल्ट हो जाएंगे और उसके बाद एक इनिशियल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो ये होता है कि डीएनए ए हेक्सामर हेलिकेज को यहाँ पे ला के इनकॉर्पोरेट करेगा। ये हेक्सामर है जो कि डीएनए बी है, ये बेसिकली एक हेलिकेज है और ये हेक्सामर डीएनए बी प्रोटीन जो है इसके 6 यूनिट्स हैं और ये आकर डिफरेंट अपोजिट एंड्स ऑफ मेल्टेड डीएनए के साथ अटैच हो जाएंगे। अब अगर डीएनए बी को रिक्रूट होना है तो इसको डीएनए सी की ज़रूरत होती है। डीएनए सी की हर यूनिट के साथ एक डीएनए सी अटैच होता है और अल्टीमेटली ये डीएनए बी और सी का जो कॉम्प्लेक्स है ये बनता है। और उसके बाद जब ये कॉम्प्लेक्स एक दफ़ा बन चुका होता है तो एडिशनल 5 डीएनए ए प्रोटीन्स आके इसके साथ बाइंड करेंगे ताकि 5 डीएनए का प्रोटीन्स का एक 5 डीएनए डायमर बन जाए। अब डीएनए सी जो है उसको यहाँ से रिलीज़ कर दिया जाएगा और ये प्री प्राइमिंग कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब यहाँ जो डीएनए बी है ये इसके साथ पहले डीएनए सी अटैच हुआ था, लेकिन फिर डीएनए सी यहाँ से डिसोसिएट हो जाएगा, ये डिटैच हो जाएगा और डीएनए बी जो है ये चूँकि हेलिकेज है ये दोनों स्ट्रैंड्स के साथ आके सेपरेटली बाइंड कर जाएगा और ये जो कॉम्प्लेक्स है अब हम इसको प्री प्राइमिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब यहाँ ज़रूरत होती है एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन की जो कि आकर यहाँ अटैच होगी उस डीएनए की स्ट्रैंड के साथ जो कि एक दूसरे से डिसोसिएट हो रही है। अब एसएसबी क्यों अटैच होती है? बिकॉज़ अगर एसएसबी अटैच नहीं होगी तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन सकता है जो कि दोनों सेपरेट होने वाली स्ट्रैंड्स हैं डीएनए की वो आपस में ही अनील कर सकती हैं और अगर वो दोबारा से अनील कर जाएं तो फिर क्या होगा कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो बन जाएगा। जब 2 डीएनए स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलग हो रहे हैं और डीएनए हेलिकेज वहाँ पे अपनी एक्टिविटी कर रहा है तो उस सूरत में जब नेगेटिव सुपर कॉइल्स बन रहे हैं तो इस नेगेटिव सुपर कॉइल का स्ट्रेस रिलीव करने के लिए यहाँ पे डीएनए गायरेज आके अटैच होता है जिसकी वजह से डीएनए बी हेलिकेज की वजह से क्रिएट होने वाला स्ट्रेस रिलीव हो जाता है। डीएनए बी जो है ये जिस तरह से मूव कर रहा है डीएनए की स्ट्रैंड पे ये उसको डबल स्ट्रैंड जो है डीएनए की उसको अनवाइंड करता जा रहा है। अब इस अनवाइंडिंग के बाद यहाँ पर डीएनए जी जो कि एक प्राइमेज है वो आके अटैच होगा। अब डीएनए जी का काम क्या है कि डीएनए जी ने बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज को आके डीएनए टेम्पलेट के साथ अटैच करने देना होता है ताकि वहाँ पे डीएनए टेम्पलेट को प्राइम किया जा सके और वहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस शुरू हो सके। अब डीएनए का वो रीजन जहाँ पे ये सारी की सारी प्रोटीन्स आके अटैच हो रही हैं और डॉटर स्ट्रैंड्स बन रही हैं वहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रही है, ये रेप्लिकेशन फोक या ग्रोइंग फोक है। अब जिस तरह से रेप्लिकेशन प्रोसीड करती जाएगी तो सारी की सारी वो प्रोटीन्स जो कि आके यहाँ पे रेप्लिकेशन फोक पे अटैच हो रही हैं वो उसी तरह से ओरिजिन से अवे मूव करती जाएंगी और उसके बाद जो डीएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए की डुप्लेक्स के साथ साथ मूव करता जाएगा जैसे जैसे अनवाइंडिंग होती जाएगी और उसके जो हेलिकेज है वो अनवाइंडिंग करता जाएगा और जो पॉलीमरेज है वो वहाँ पे आके अटैच होगा ताकि एलोंगेशन हो सके और इसके अलावा जो टोपो आइसोमरेजेस हैं वो सुपर कॉइल्स को यहाँ से रिमूव करने के लिए इस पे अटैच होते रहेंगे। डीएनए
रेप्लिकेशन जो ई कोलाई के अंदर हो रही होती है उसकी इनिशिएशन को रेगुलेट डिफरेंट मैकेनिज़म्स के थ्रू किया जाता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि हेमिमेथाइलेशन की जाती है, जिसमें GATC DNA सीक्वेंस होता है जिसको मैथाइलेट कर दिया जाता है। इस हेमिमेथाइलेशन की वजह से जो प्रोटीन सीक्वेंस A है वो इस रीजन को रिकग्नाइज करता है और इसके साथ आके बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से ओरिजिन जो है ये सिक्वेस्टर हो जाएगा और उसके बाद DNA A आकर यहाँ पर बाइंड नहीं कर सकेगा क्योंकि ये हेमिमेथाइलेटेड DNA सीक्वेंस है और हेमिमेथाइलेटेड DNA सीक्वेंस के साथ DNA A की बाइंडिंग नहीं होती और इस तरह से दोबारा से फ़ौरन से जो रेप्लिकेशन का दूसरा राउंड है वो फ़ौरन स्टार्ट नहीं हो सकता। दूसरी इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ होती है ATP to ADP रेशो, उसको मेंटेन करके रेप्लिकेशन इनिशिएशन को रेगुलेट किया जाता है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है DNA A का लेवल, तो DNA A के लेवल को रेगुलेट किया जाता है ताकि रेप्लिकेशन की इनिशिएशन रेगुलेटेड रहे। अब अगला स्टेप होता है लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस। इसमें मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या आती है कि जब DNA रेप्लिकेशन हो रही होती है, रेप्लिकेशन फोक बनता है, तो पेरेंटल DNA डुप्लेक्स से बनने वाली दो स्ट्रैंड्स जो कि सेपरेट हो रही होती हैं एक दूसरे से, वो एंटी पैरेलल होती हैं और जो DNA पॉलीमरेज है उसमें ये कैपेसिटी है कि वो DNA न्यूक्लियोटाइड्स को न्यू स्ट्रैंड्स के साथ सिर्फ 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही अटैच कर सकता है। अब जब हम ये देख रहे हैं कि एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स हैं तो एक पेरेंटल स्ट्रैंड जो है वो 5 टू 3 प्राइम है और दूसरी जो है वो 3 टू 5 प्राइम है। अब रेप्लिकेशन फोक पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम पेरेंटल DNA स्ट्रैंड के को जो कॉपी करने का तरीका होगा वो क्या होगा कि वहाँ पे RNA का प्राइमर अटैच हो और रेप्लिकेशन फोक जिस तरह से मूव कर रही है उसी के साथ साथ RNA प्राइमर वहाँ पे अटैच होगा और कॉन्टीन्यूसली वहाँ पर DNA की स्ट्रैंड जो है वो सिंथेसाइज होती जाएगी और इस DNA की सिंथेसाइज होने वाली स्ट्रैंड को, चूँकि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, इसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। पेरेंटल स्ट्रैंड के अंदर जो 5 टू 3 प्राइम वाली साइड है उसकी कॉपी मूवमेंट ऑफ रेप्लिकेशन फोक के अपोजिट डायरेक्शन में होती है और उसमें जो सिंथेसिस है वो बेसिकली डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है। जब कोई भी प्राइमर आके इस टेम्पलेट के साथ अटैच होता है तो वो सेगमेंट्स के फॉर्म में होता है और यकीनन उसकी एलोंगेशन 5 टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही हो सकती है। सो ये जो डिसकंटिन्यूअस फ्रेगमेंट्स होते हैं ये बेसिकली ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहलाते हैं और इनको इनके डिस्कवरर रिजी ओकाजाकी के नाम पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट के नाम से ही याद किया जाता है। RNA प्राइमर हर ओकाजाकी फ्रेगमेंट का जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा और उसकी जगह पे फिर DNA की जो ग्रोथ चेन है वो बन जाएगी और फाइनली जो DNA लाइगेज है वो इन तमाम गैप्स को फिल कर देता है और जो डॉटर स्ट्रैंड फ्रेगमेंट्स में बन रहा होता है वो पूरे का पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब वो सारे आपस में जुड़ जाते हैं और एक कॉन्टीन्यूस स्ट्रैंड बन जाती है। अब ये जो स्ट्रैंड है जो कि कॉन्टीन्यूटी के साथ चल रही है और ये डॉटर स्ट्रैंड जो है ये डॉटर स्ट्रैंड एक्चुअली लैगिंग स्ट्रैंड कहलाती है। DNA G प्राइमेज DNA B हेलिकेज के साथ जुड़ा हुआ होता है और उसके बाद ये रेप्लिकेशन फोक पे अटैच होता है। अब DNA G प्राइमेज का काम क्या है कि ये लैगिंग स्ट्रैंड के जो इनिशिएशन है हर सेगमेंट की उसको कर रहा होता है और प्राइमर जो है उसका सिंथेसाइज होगा हर DNA के लैगिंग स्ट्रैंड पे, क्योंकि ये सेगमेंट्स हैं तो हर सेगमेंट के लिए एक अलग से प्राइमर की ज़रूरत होती है और वो प्राइमर यहाँ अटैच होने के बाद फिर यहाँ पे पॉलीमरेज 3 आके अटैच होता है।
आपने चूँकि डिटेल में पढ़ा हुआ है कि किस तरह से एंजाइम्स काम कर रहे होते हैं और डीएनए पॉलीमरेज 3 का स्ट्रक्चर कैसा है, तो इसके अंदर आपको याद होगा कि एक बीटा क्लैंप मौजूद होती है। यहाँ देखिए आपको नज़र आ रही है कि ये बीटा क्लैंप यहाँ पे मौजूद है और ये बीटा क्लैंप गैमा क्लैंप लोडर के थ्रू ही इसमें लोडिंग हो रही होती है और ये पूरे का पूरा कम्प्लेक्स जो है इसको लाके प्राइमर के टेम्पलेट जंक्शन पे, जहाँ पे आपका जो टेम्पलेट की स्ट्रैंड है प्लस जहाँ पे आके प्राइमर अटैच हुआ है, जो वहाँ का जंक्शन है वहाँ पे बीटा क्लैंप को गैमा क्लैंप लोडर लाके लोड कर देगा। अब जो पॉलीमरेज 3 का होलो एंजाइम है ये ट्रांजिट करता रहता है। ये प्रीवियसली कंप्लीटेड जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट होगा वहाँ से ये ट्रांजिट करेगा और ये न्यू प्राइमर के टर्मिनस पे आके अटैच हो जाएगा। अब चूँकि डीएनए का हमें मालूम है कि ये बेसिकली एक प्राइमेज है, तो ये जब ये रिलीज़ होगा और पॉलीमरेज 3 जो है वो चूँकि प्राइमेज एक्टिविटीज़ की हो गई, अब उसके बाद इसने इनकॉर्पोरेट कर दिया पॉलीमरेज 3 को और पॉलीमरेज 3 जो है ये सिंथेसिस से रिलेटेड है, ये डीएनए के न्यू फ्रेगमेंट की सिंथेसिस करता जाएगा। अब इसमें एक स्विच मौजूद होता है जो कि टॉ कहलाता है और ये प्रोसेसिविटी स्विच है। बेसिकली ये क्या करता है कि ये पॉलीमरेज 3 को स्टॉप कर देता है। जब ओकाजाकी फ्रेगमेंट अपनी एक्टिव साइट पे एंजाइम के साथ अटैच हो जाएगा तो ये पॉलीमरेज 3 को वहाँ पे उसकी एक्टिविटी को स्टॉप कर देगा। लीडिंग और लैगिंग दोनों स्ट्रैंड्स कंकरेंटली ही सिंथेसाइज होते हैं। इस सिंथेसिस को कोऑर्डिनेटेड तरीके से कंटिन्यू रखने के लिए एक तो डायमेरिक डीएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व होता है और दूसरा लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो एक लूप बना देती है ताकि दोनों ही जो स्ट्रैंड्स हैं लीडिंग भी और लैगिंग भी ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल सकें। एक पॉलीमरेज 3 का होलो एंजाइम है, वो आके रेप्लिकेशन फोक पे अटैच होगा और उसको कैटालाइज करेगा और यही पॉलीमरेज 3 का जो होलो एंजाइम है ये सिंगल मॉलिक्यूल ही आके रेप्लिकेशन को लीड कर रहा होता है और ये दोनों ही स्ट्रैंड्स पे अपनी सिंथेसिस कर रहा होता है, लीडिंग भी और लैगिंग भी, दोनों स्ट्रैंड्स की सिंथेसिस हो रही होती है इसी एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीमरेज 3 होलो एंजाइम की वजह से। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डायरेक्शनैलिटी का प्रॉब्लम है लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस के हवाले से, वो लैगिंग स्ट्रैंड की लूप फॉर्मेशन की वजह से सॉल्व हो जाता है। जब लूप फॉर्मेशन होती है लैगिंग स्ट्रैंड में तो जो लैगिंग स्ट्रैंड डीएनए पॉलीमरेज है वो रीओरिएंट हो जाएगा और वो उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा जिसमें कि लीडिंग स्ट्रैंड पॉलीमरेज मूव कर रहा है, यानी ये दोनों पैरेलल मूव करेंगे। अब जो कोर पॉलीमरेज मॉलिक्यूल फोक पे अटैच होता है तो उसके साथ एक टा सब यूनिट डाइमर है जो कि फोक पे कोर पॉलीमरेज के मॉलिक्यूल्स को अटैच किया होता है। अब जो कोर पॉलीमरेज है इसका काम क्या है कि ये लीडिंग स्ट्रैंड को मूव कर रहा है और इस पे बीटा सब यूनिट क्लैंप है डीएनए पॉल का।
अब इसमें जो डीएनए की लीडिंग स्ट्रैंड बन रही है उस पे बीटा सब यूनिट के क्लैंप की जो मूवमेंट होगी, जो डायरेक्शन होगी, वो उसी तरह से होगी जिस तरह से कि यहाँ पर लीडिंग स्ट्रैंड की मूवमेंट है, उसकी सिंथेसिस हो रही है और वो ग्रो कर रहा है। अब दूसरा जो कोर पोलिमरेज मॉलिक्यूल है जो कि लैगिंग स्ट्रैंड के साथ है, उस पे मौजूद बीटा सब यूनिट का जो क्लैंप होगा उसकी डायरेक्शन फोक की मूवमेंट के अपोजिट होगी। अब जिस तरह से लैगिंग स्ट्रैंड मूव करता जाएगा, प्रोसीड करता जाएगा, तो जो डीएनए की लूप का साइज़ है और वो लूप एक्चुअली कहाँ मौजूद होती है, जो कि कोर पोलिमरेज के और फोक के दरमियान में जो लूप बनी हुई हैं, ये लूप एक्चुअली इसके साइज़ में फ़र्क होता है, ये साइज़ इंक्रीज होता जाता है। वैसे रेप्लिकेशन की जो लूप है ये जब जिस तरह से ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट सिंथेसाइज हो रहे होते हैं साइकिल में, तो इसके साइज़ में ये श्रिंक भी होता है, ये इंक्रीज़ भी होता है और इसमें इस तरह से साइज़ में डिफरेंस देखने में आता है। अब इस डीएनए की लूप के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी मौजूद है और न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए भी मौजूद है। इवेंचुअली क्या होता है कि जो कोर पोलीमरेज है जो कि लैगिंग स्ट्रैंड को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा था, उसको बना रहा था, वो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट की कंप्लीशन की तरफ जाएगा। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा और जब ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो कोर पोलीमरेज इस डीएनए की टेम्पलेट वाली स्ट्रैंड से डिसोसिएट हो जाएगा, लेकिन टॉ सब यूनिट वहीं पे मौजूद रहेगा। आपको याद है कि जैसे हमने डीएनए जी की बात की थी, डीएनए जी बेसिकली एक प्राइमेज है। अब डीएनए जी का काम चूँकि प्राइमेज एक्टिविटी है, सो ये क्या करेगा कि ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट तो कंप्लीट हो चुका है, सो ये नए डीएनए बी हेलिकेज के मॉलिक्यूल के साथ जाके अटैच होगा और वहाँ पर जो लैगिंग स्ट्रैंड बन रही है जो कि टेम्पलेट के ऊपर बन रही है, वहाँ पर एक नया आरएनए प्राइमर बनाएगा ताकि अगला ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट वहाँ पर आके अटैच हो सके और वहाँ पर जो बीटा क्लैंप है वो दोबारा से रिबाइंडिंग करेगी कोर पोलीमरेज के साथ और पोलीमरेज मॉलिक्यूल जो है वो फिर आरएनए के प्राइमर के साथ उसी तरह से दोबारा से ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बनाता रहेगा। अब जैसे ही ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट कंप्लीट होने के करीब होता है तो जो आरएनए प्राइमर प्रीवियस फ्रेगमेंट के साथ जुड़ा हुआ था और उसकी सिंथेसिस को इनिशिएट किया था, उसको रिमूव करना ज़रूरी होता है। और वो कैसे रिमूव होगा? वो डीएनए पॉलीमरेज 1 की 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के थ्रू उसको उस आरएनए के प्राइमर को रिमूव कर दिया जाएगा। अब यही एंजाइम है डीएनए पॉल 1 ही जो कि इस गैप को भी फिल करेगा और लैगिंग स्ट्रैंड के चूँकि डिफरेंट फ्रेगमेंट्स अटैच हो रहे हैं, वो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हैं और उनको आपस में जोड़ना ज़रूरी होता है, तो डीएनए पॉल क्या इस गैप को रिमूव करेगा और ये सारे के सारे फिर आपस में ये फ्रेगमेंट्स जोड़ दिए जाएंगे और इनको लाइगेट करने के लिए डीएनए लाइगेज काम करता है। गैप की फिलिंग डीएनए पॉलीमरेज 1 कर रहा है और जो इनकी आपस में लाइगेशन है वो डीएनए लाइगेज कर रहा है। इकोलाई के कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कोफैक्टर के तौर पे एनएडी को यूज़ करते हैं, जबकि जो T4 डीएनए लाइगेज है जैसा कि कुछ बैक्टीरियोफेजेस में होता है या यूकैरियोटिक जो लाइगेजेस होते हैं, तो वो एटीपी को एज अ कोफैक्टर यूज़ करते हैं। दोनों जो कोर पॉलीमरेज मॉलिक्यूल्स हैं वो टा सब यूनिट डायमर के थ्रू ही जुड़े होते हैं, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में मौजूद हैं। तो जो 3 प्राइम ग्रोइंग एंड है लीडिंग स्ट्रैंड का भी और लैगिंग स्ट्रैंड का भी, वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं लेकिन ऑफसेट होते हैं एक दूसरे से। अब जो कोर पॉलीमरेज है वो कर क्या रहा होता है कि वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के मॉलिक्यूल को लाकर ग्रोइंग स्ट्रैंड के साथ अटैच कर रहा होता है।
अब 2 कोर पोलीमरेजेस हैं जो कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को ग्रोइंग स्ट्रैंड के साथ लाके अटैच कर रहे हैं। अब एक ही टाइम में ये दोनों अटैचमेंट्स हो रही हैं और एक ही स्पीड के साथ हो रही हैं, इनका रेट भी सेम होता है। एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड के साथ और एक लैगिंग स्ट्रैंड के साथ आके अटैच हो रहा होता है। इस सारे के सारे प्रोसीजर में टोपोआइसोमरेजेस जो हैं वो मौजूद रहते हैं, अपना काम करते हैं, क्योंकि जो स्ट्रेस है टॉर्शन का उसको रिमूव करना ज़रूरी होता है। सो सारे के सारे इस सिंगल स्ट्रैंड की जो सिंथेसिस है इसके दौरान टोपोआइसोमरेजेस अपने मौजूद रहेंगे, काम करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ के जो हेलिकेजेस हैं वो अपना काम इस पूरे स्टेप में कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि साथ साथ ही जो डीएनए की डबल स्ट्रैंड है उसको डिसोशिएट किया जा रहा होता है एक दूसरे से और ये सिंगल स्ट्रैंड बन रही होती है। और इसी तरह से जो डीएनए की सिंगल स्ट्रैंड के साथ अटैच होने वाली एसएसबी प्रोटीन्स हैं उनका मौजूद होना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जो फोक बन रही है, जो स्ट्रैंड्स एक दूसरे से डिसोशिएट हो रहे हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ कहीं दोबारा से अनवाइंड ना कर जाएं। ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है कि दोबारा से अनवाइंडिंग हो सकती है। सो उस दोबारा से रीवाइंडिंग हो सकती है। सो जो अनवाइंड होने वाला मॉलिक्यूल है उसकी रीवाइंडिंग को रोकने के लिए वहाँ पे एसएसबी प्रोटीन जो है वो अटैच रहता है और उसको दोबारा से आपस में रीवाइंड नहीं करने देता। अब जो रेप्लिकेशन है उसकी दोनों स्ट्रैंड्स चूँकि बन चुकी होती हैं, लीडिंग भी और लैगिंग भी वो एलोंगेट हो चुकी होती हैं, तो उसके बाद टर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है। और टर्मिनेशन इतनी प्रॉपर होनी चाहिए कि दोनों डॉटर क्रोमोसोम्स जो हैं, एक तो वो आपस में दोबारा से डिस्टेंगल ना हो, और दूसरा ये कि ये कोऑर्डिनेटेड तरीके से जो रेप्लिकेशन का प्रोसीजर है सेल डिवीजन के अंदर वो बहुत कोऑर्डिनेटेड तरीके से रेगुलेट हुआ रहे। इसलिए टर्मिनेशन को बड़ा प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अब ई कोलाई के अंदर एक रीजन मौजूद होता है जो तकरीबन 350 किलोबेसेस के करीब उसका साइज़ है और उसके इर्द गिर्द तकरीबन 10 आइडेंटिकल 23 बेस पेयर की साइट्स मौजूद होती हैं। ये जो साइट्स हैं ये बेसिकली टर्मिनेटर साइट्स हैं जो कि 350 किलो बेस पेयर के सब यूनिट के इर्द गिर्द फ्लैंकिंग होती हैं और ये हर साइट जो है ये तकरीबन 23 बेस पेयर की है जो कि एक टर्मिनेटर साइट है। ये साइट्स नॉन पैलिंड्रोमिक हैं और ये डिफरेंट तरह से टर्मिनस पे डिफरेंट साइड्स पे अपने आप को ओरिएंट करती हैं। अब इसमें टर्मिनेटर ए है, डी है, ई है एंड सो ऑन। ये सारे के सारे जो ए, डी, ई, आई और एच हैं ये एक डायरेक्शन में ओरिएंट होते हैं, जबकि टर्मिनेटर बी, सी, एफ, जी और जे ये दूसरी डायरेक्शन में अपने आप को ओरिएंट करते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे इस डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि किस तरह से इनकी ओरिएंटेशन होती है। ये टर्मिनेशन साइट्स एक और प्रोटीन के साथ कंजक्शन में काम करते हैं जो कि टर्मिनेटर यूटिलाइजेशन सब्सटेंस कहलाती है या TUS जिसे कहा जाता है। ये प्रोटीन एक 36 किलो डाल्टन की प्रोटीन है और ये मेनली ओरिएंटेशन डिपेंडेंट काम करती है, यानी रेप्लिसोम एक डायरेक्शन में तो मूव कर सकता है, दूसरी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। ये TUS DNA B के साथ इंटरेक्ट करती है और उसकी हेलिकेज एक्टिविटी को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से रेप्लिकेशन यहाँ टर्मिनेट हो जाती है। रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में इस तरह से ख़त्म हो जाती है कंप्लीशन के बाद। न्यूली रेप्लिकेटेड डॉटर क्रोमोसोम में रिकॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकता होता है, जिसकी वजह से सर्कुलर डायमर्स बन सकते हैं। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जो मोनोमर्स हैं वो बना दिए जाते हैं और उसके बाद डीएनए की स्ट्रैंड्स जो डॉटर सेल के अंदर सेग्रीगेट होती हैं। अब ई कोलाई में एक स्पेसिफिक लोकस होता है जिसे डिफ लोकस कहा जाता है और ये तकरीबन 28 बेस पेयर का सीक्वेंस है जो कि रेप्लिकेशन के टर्मिनस रीजन के सेंटर में मौजूद होता है।
दो रिकॉम्बिनेशन प्रोटीन्स हैं XCR-C और D, ये आके इस डिफ्लोकस के साथ बाइंड करती हैं और साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन रिएक्शन करती हैं, जिसकी वजह से दो मोनोमेरिक DNAs प्रोड्यूस होते हैं। एक और पॉसिबल प्रॉब्लम ये होता है कि जब प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन टर्मिनेट होती है तो उसके बाद कैटेनेटेड क्रोमोसोम्स बन सकते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके बन जाते हैं। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए दो एंजाइम्स काबिल ज़िक्र हैं। एक तो DNA गायरेज एंजाइम है और दूसरा टोपोआइसोमरेज 4 है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स की ये कैटेनेशन नहीं होने दी जाती। थैंक यू।